Don't forget to like, share and subscribe my channel. चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। पहला है नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या ज़रूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की? Organism is in direct contact with its environment, so any changes in its surrounding have an influence on its body. आप लोग को पता है कि हम लोग डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, तो इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंज होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग में भी चेंज होगा, हम लोग के बॉडी में भी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। To maintain the balance between the environmental factors and body function, there is a need of such controlling and coordinating system that works for the welfare of the organism. और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन एनिमल्स में हो, ऑर्गेनिज्म में हो और वो वर्क करे। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इन एनिमल दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम से बना होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व से बना है। अब क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है एंड 30 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद करना होगा एज इट इज। अब चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका नाम ही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ये सबसे मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जो कि 2 ऑर्गन से बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। These parts are the main center for receiving, interpreting and generating response for any stimulus. कोई भी आउटसाइड बॉडी से, कोई भी आउटसाइड इन्वायरमेंट से अगर हमें किसी तरह का रिस्पॉन्स मिलता है तो उसे स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है कि ये पहले तो रिसीव करने का काम करते हैं, कोई भी स्टिमुलाई को रिसीव कैच करने का काम करते हैं, देन इंटरप्रेटिंग एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्स, और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करते हैं। तो ये मेन फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स प्रोसीड। ब्रेन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन से बना हुआ था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले ब्रेन को पढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। हम लोग सभी को ये जानते हैं कि ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इट इज़ द सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग ऑल टाइप ऑफ एक्शंस, आइदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री इन नेचर। मतलब ब्रेन हर तरह के एक्शंस को परफॉर्म करता है, वॉलेंट्री एक्शन जो कि खुद के कंट्रोल में होता है और इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि खुद के कंट्रोल में नहीं होता है। तो वॉलेंट्री एक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जैसे पैर हिलाना, मूव करना, चलना, बात करना, ये सारे एक्शन हैं जो कि खुद के ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि स्नीजिंग, हार्ट बीट, ये सारे जो एक्शंस हैं वो खुद के कंट्रोल में नहीं होते, तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। इट परफॉर्म द फंक्शन सेम एज दैट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इन द कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग सिस्टम CPU होता है, उसी तरीके से इस पूरे बॉडी का CPU ब्रेन होता है। तो ये देखिए डायग्राम है, इसमें 3 पार्ट है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ऑसिपिटल लोब, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए बात करते हैं फोर ब्रेन की।
ब्रेन की 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। इट इज़ द फ्रंट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे फ्रंट पार्ट है ब्रेन का और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ ओल्फैक्टरी लोब्स, डायंसेफेलॉन एंड सेरिब्रम। ओल्फैक्टरी लोब्स जो कि स्मेलिंग का काम करते हैं, तो ये किस किस से बना हुआ है? ओल्फैक्टरी लोब से, डायंसेफेलॉन एंड सेरिब्रम से। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो थिंकिंग एबिलिटी को जनरेट करता है, जो सोचने पे मजबूर करता है, वो फोर ब्रेन करता है। इट हैज़ सेपरेट एरिया फॉर रिसीविंग सेंसरी इम्पल्सेस, और इसके पास अलग एरिया है जहाँ से कोई भी इम्पल्स को ये रिसीव करता है, सेंसरी इम्पल्सेस। It also transmit motor impulses to the muscles to show response। देखिए, जो इम्पल्स हम लोग को बाहर से मिलता है वो सेंसरी इम्पल्स होता है, और वो सेंसरी इम्पल्स देन मोटर इम्पल्स के पास ट्रैवल होता है और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये दोनों फंक्शन करता है। ये इम्पल्स को रिसीव करने का भी काम करता है और उसके अगेंस्ट में एक्शन भी जनरेट करने का काम करता है। It has center for hearing, hunger, smell, sight, intelligence, memory, learning, vision, mood and emotions। इसमें सारे तरह के सेंटर पाए जाते हैं, सुनने के लिए, फिर भूख लगने वाला, फिर स्मेलिंग का, देखने का, विजन का, इंटेलिजेंस का, मेमोरी का, सोचने का, लर्न करने का, हर तरह का, मूड का, सबका। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट वैरायटी ऑफ हार्मोन्स, और इसमें जो मेन पार्ट्स है वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं एंड हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये वेरियस अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइंड ब्रेन। इट इज़ द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये लास्ट पार्ट है, मतलब पीछे साइड है ब्रेन का, पीछे साइड हाइंड ब्रेन, एंड कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पॉन्स वेरिली एंड सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिब्रम अलग है एंड सेरिबेलम अलग है। तो ये 3 पार्ट से बना हुआ है। इसके फंक्शंस क्या है? इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस अलॉन्ग विथ मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के साथ जुड़कर, मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आपस में साथ मिलकर वर्क करते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जो कि खुद के ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, स्नीजिंग, सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ये कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री फंक्शंस है जो कि ऑर्गेनिज्म खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सारे कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। तो कई बार फिलिप्स में या फिर MCQs में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Cerebellum is responsible for equilibrium, precision of voluntary action। ये मतलब कि बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और कोई भी वॉलेंट्री एक्शन को ठीक से परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, इसका मेन फंक्शन यही है। विच ऑर्गन ऑफ द ब्रेन इज responsible for maintaining posture and balance of the body? Then the answer will be cerebellum. Now, protective structures of brain. Our central nervous system is properly protected to prevent any injury। हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से ढांचे में बनाया हुआ है कि वो जल्दी उसमें इंजरी नहीं हो सकता है। ब्रेन इज प्लेस्ड इनसाइड अ बोनी बॉक्स नोन एज क्रेनियम। ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, इसलिए उसे एक बोनी बॉक्स में, हड्डियों के ढांचे में उसे प्लेस किया गया है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। इनसाइड विच द ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक। मतलब पहले तो वो हड्डियों का ढांचा जिसे क्रेनियम कहते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड है जो कि और उसके अंदर ब्रेन को प्लेस किया गया है, और वो फ्लूइड का मेन फंक्शन है वो शॉक से बचाता है, किसी तरह के झटके से बचाता है। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, और इसी वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड को भी प्लेस किया गया है। नर्व सेल। It is the longest cell found in human body, may reach up to a length of 1 meter। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और इसका लेंथ 1 मीटर तक होता है। नर्व सेल इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। और नर्व सेल की 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन।
तो चलिए इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। सेल बॉडी इज राउंडेड पार्ट हैविंग अ न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गनली। सेल बॉडी एक राउंडेड पार्ट होता है। सेल बॉडी बियर्स शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज डेंड्राइट विच रिसीव द स्टिमुलस। और सेल बॉडी के आगे साइड में छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब आप इसका डायग्राम देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन है कि वो अब बाहर सराउंडिंग से कोई भी स्टिमुलस है उसको कैच करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है, और फिर वो उसको एक्सॉन की तरफ सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है। एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोसेस विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। और एक्सॉन का फंक्शन क्या है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में उस इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। अ वेरी स्मॉल गैप इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूरॉन, दिस गैप इज नोन एज साइनैप्स। दो न्यूरॉन के बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है जिसे डिस्कस अबाउट द फंक्शनिंग। The stimulus is received by the dendritic tip of a nerve cell and carried in form of an electric impulse। जैसा कि मैंने बताया, जो स्टिमुलस होता है वो कोई भी नर्व सेल का आगे का पोर्शन डेंड्राइट है वो उसे रिसीव करता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह उसे एक्सॉन को ट्रांसमिट करता है। फिर एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन को ट्रांसमिट करता है। इस तरीके से फंक्शन होते रहता है। इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन थ्रू द एक्सॉन एट इट्स एंड। कोई भी जो इम्पल्स है वो पहले डेंड्राइट में आता है, डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ जाता है। तो कभी कभी एमसीक्यूज़ में या एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि इम्पल्स का डायरेक्शन फ्लो होने का किस डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन और फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट। तो इसका आंसर हमेशा डेंड्राइट उसे कैच करता है और एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट करता है। तो डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ होगा। Here is a setup of chemical impulse by releasing some chemicals known as neurotransmitters in the synapse। synapse गैप होता है दो नर्व सेल के बीच में, जो गैप होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। उसके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स है जो रिलीज आउट होता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हेल्प करता है एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में ट्रांसमिट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। दीज केमिकल पास थ्रू द साइनैप्स एंड रीच टू डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन अगेन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि एक नर्व सेल के डेंड्राइट से होके एक्सॉन से आ रहा है, वो दूसरे नर्व सेल के अगेन डेंड्राइट से लेके एक्सॉन तक जाएगा। और ये जो बीच का ट्रांसमिशन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। When synapse occurs between a neuron and a muscle cell, then it is known as neuromuscular junction। ये जंक्शन जब एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के बीच में होता है तो इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। एक न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में होता है। एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द साइनैप्स। और वो साइनाप्टिक एरिया जो साइनैप्स होता है उसके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है उस केमिकल का नाम होता है एसिटाइलकोलिन। बहुत बार क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।